नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपीजीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। दोस्तों, एक विद्यार्थी का कमेंट है कि सर एमपी से कुल कितनी यूनिट सिलेबस में शामिल की गई हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो एमपी स्पेसिफिक सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, कुल 100 प्रश्नों में से 45 से 50 क्वेश्चन आपके एमपीजीके से संबंधित होंगे, उसके आसपास के होंगे। वो आपको ध्यान रखना है। लगभग 4.5 से 5 यूनिट तो सीधे तौर पर प्रीलिम्स के सिलेबस में शामिल हैं, और यदि आप चाहें तो डिटेल में भी हम सिलेबस को चर्चा में शामिल कर सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि हाँ सर, आप एक बार सिलेबस की वीडियो भी बना दें प्रीलिम्स के, और क्या अप्रोच होनी चाहिए प्रीलिम्स के एग्जाम को लेकर। तो यदि आपकी बहुत डिमांड रहती है तो ही मैं उस वीडियो को बनाऊंगा, अदरवाइज जो सीरीज हमारी चल रही है उस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो यदि अधिकतम विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बताते हैं या मुझसे डिमांड करते हैं कि सर आप एक बार सिलेबस को लेकर वीडियो बना दें, और एक वीडियो प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी को लेकर बनाएं कि इतना समय बचा है, किस प्रकार से चीज़ों को कवर करना है, तो उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना सकता हूं। बस आपकी डिमांड की आवश्यकता है। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु की। ठीक, तो यहां पर आप मानचित्र देख सकते हैं। ठीक, मानचित्र में आपके लिए मध्य प्रदेश के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वो दिखाए गए हैं, और किस मौसम में किस प्रकार का माहौल रहता है उसकी चर्चा की गई है। जैसे कि दोस्तों, उत्तर के मैदान वाले क्षेत्र में गर्मी के समय में अधिक गर्मी पड़ती है और ठंडी के समय में अधिक ठंडी पड़ती है। अर्थात जब हमें ज्यादा गर्मी लगती है उस समय एकदम भीषण गर्मी रहेगी, ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी रहेगी। अर्थात यहां विषम जलवायु जैसी स्थिति पाई जाती है। मालवा के पठार की बात करें तो गर्मी में साधारण गर्मी, ठंडी में साधारण ठंडी, मतलब बैलेंस्ड टेम्परेचर रहता है, इसलिए इसको समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र कहते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में और बताई हैं ये सारी चीजें, तो डिटेल में यहां डिस्कशन करने का औचित्य नहीं बैठता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इस पूरी सीरीज को शुरुआत से लेकर कवर करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, समशीतोष्ण मतलब सम मतलब बैलेंस्ड या संतुलित रूप से, शीत मतलब ठंडी, उष्ण मतलब गर्मी, मतलब सर्दी और गर्मी का संतुलन कहाँ रहता है? मालवा पठारी क्षेत्र में रहता है। कहाँ रहता है? मालवा के पठारी वाले क्षेत्र में रहता है। तो यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण होती है। और फाहियान ने कहा भी है कि जो मालवा क्षेत्र की जलवायु है वो सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र की कैसी रहती है। यहाँ गर्मी में साधारण गर्मी पड़ती है और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और इसका उल्टा दोस्तों नर्मदा घाटी क्षेत्र में देखने को मिलेगा कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी और ठंडी में साधारण ठंडी पड़ेगी। तो इन 4 क्षेत्रों के आधार पर ही आपको देखना है। उत्तर के मैदान में क्या स्थिति है? गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने वाली है। मालवा के क्षेत्र में तो समशीतोष्ण जलवायु है, मतलब संतुलित रूप से ठंडी, गर्मी मतलब गर्मी में साधारण सी गर्मी पड़ जानी है, ठंडी में साधारण सी ठंडी पड़ जानी है, मतलब रहने लायक सबसे बढ़िया माहौल मालवा में है। इसलिए फाहियान ने कहा सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। और दोस्तों, जलवायु भी एक कारण है कि मालवा में जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, सब लोग उसी ओर पलायन करते हैं। और भी काफी सारे कारण हैं, लेकिन जलवायु भी एक कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी प्रकार से विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में आप जाएंगे तो गर्मी में यहां पर साधारण गर्मी पड़ेगी, ठंडी में अधिक ठंडी पड़ जाएगी। और इसका विपरीत होगा नर्मदा घाटी क्षेत्र में। कैसा होगा कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और ठंडी में साधारण ठंडी पड़ेगी। तो यहां पर आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं वो आपको हर एक एस्पेक्ट में फायदा पहुंचाती हैं यदि आप इनको समझ लेते हैं तो। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु की। सबसे पहले 2 चीजों में अंतर देख लो आप, कि आखिर मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं। अक्सर विद्यार्थी दोनों को एक ही मानकर चलते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। मौसम क्या होता है? वायुमंडल में दोस्तों अल्पकालीन जो परिवर्तन होता है उसको हम मौसम के रूप में कंसीडर करते हैं। और दोस्तों, वायुमंडल में ही जब दीर्घकालीन परिवर्तन होता है तो उसे हम जलवायु कह देते हैं। परिवर्तन वायुमंडल में ही हो रहे हैं, मौसम में और जलवायु में,
लेकिन जब अल्पकालीन परिवर्तन होगा तो उसे हम मौसम कहेंगे, और जब दीर्घकालीन परिवर्तन होगा उसे हम जलवायु कहते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु की। तो दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार की जलवायु या मध्य प्रदेश की जलवायु को दो भागों में हम बांट कर देख सकते हैं। एक तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु और दूसरी महाद्वीपीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के लक्षण क्यों दिखते हैं? क्योंकि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। यह कर्क रेखा के गुजरने के कारण हमें उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के लक्षण देखने को मिलते हैं। और महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र या ऐसा राज्य जो चारों ओर से जमीन से ही घिरा हो, समुद्र से किनारा साझा ना करता हो। तो हमारा भू आवेष्टित राज्य है मध्य प्रदेश, इसलिए यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की कॉन्टिनेंटल जलवायु देखने को मिलती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अब बात करते हैं कोपेन-जेजर की। इन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन से 3 भाग हैं? आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु, आर्द्र उष्ण सवाना जलवायु, आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु। दोस्तों कर्क रेखा बहुत प्रभाव डालती है। कर्क रेखा प्रभाव नहीं डालती, वो तो काल्पनिक है। जो सूर्य की स्थिति है मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उसके कारण यहाँ पर कैटेगराइजेशन हुआ है। जब ऊपर की ओर रहेगा सूर्य, मतलब मध्य प्रदेश के आसपास किरणें बढ़िया पड़ेंगी तो अलग प्रभाव होगा, जब नीचे शिफ्ट होगा तो अलग प्रभाव होगा। तो सनलाइट के आधार पर चीजें डिफाइन होती हैं। याद रखना है आपको यह चीज। उष्णकटिबंधीय परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, जब जलवायु के हम कोड देख लेते हैं दोस्तों। आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु का जलवायु कोड है CWG। क्षेत्र है जबलपुर, ग्वालियर, सिंगरौली, कटनी, रीवा। उष्णकटिबंध सवाना जलवायु का कोड है AW। इंदौर, भोपाल, देवास, रतलाम, उज्जैन में आपको देखने मिलती है। आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु का कोड है BSH। बुरहानपुर, भिंड, मुरैना, खरगोन में देखने को मिलती है। दोस्तों कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र CWG जलवायु के अंतर्गत शामिल है। आपको ध्यान रखना है, MPPSC HME के एग्जाम में यह सवाल पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का अधिकांश जलवायु क्षेत्र कोपेन के अनुसार किस जलवायु के क्षेत्र में आता है? तो CWG के क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश जलवायु क्षेत्र पर एक नजर। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, अब आप बिना देखे ही बता सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा उत्तर के मैदान में कैसी जलवायु पाई जाती है? विषम जलवायु पाई जाती है। विषम मतलब विपरीत। ठंडी में भाई कम ठंडी पड़नी चाहिए थी, गर्मी में कम गर्मी पड़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ उल्टा ही होता है साला। ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी और शीत ऋतु में ज्यादा ठंडी पड़ जाएगी। तो ग्रीष्म ऋतु में हमारा फ्राइड राइस बन जाएगा, हम सिक जाएंगे, पूरे तल जाएंगे, भुन जाएंगे। और शीत ऋतु में हम एकदम जम जाएंगे, दिमाग में, पेट में, सब में बर्फ जम जाएगी। इसलिए कहते हैं विषम जलवायु उत्तर के मैदान की, क्योंकि किसी भी प्रकार से यहाँ पर हमारे लिए चैन देखने को नहीं मिलता। गर्मी है तो बहुत तेज गर्मी पड़ जाएगी, ठंडी है तो बहुत तेज ठंडी पड़ जाएगी। इसलिए उत्तर के मैदान की जलवायु को विषम जलवायु कहते हैं। बाकी मालवा में तो बढ़िया माहौल रहता है, सम जलवायु पाई जाती है। गर्मी में सामान्य गर्मी पड़नी है, ठंडी में सामान्य ठंडी पड़नी है। तो ना गर्मी में ज्यादा गर्मी लगनी है, ना ठंडी में ज्यादा ठंडी लगनी है। तो ये तो हो गई मालवा की बात। और विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है? एक बार राहत मिलती है कम से कम। कब मिलती है? विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में गर्मी के समय में सामान्य गर्मी पड़ती है, फिर भले ही सर्दी में राहत ना मिले। सर्दी में अधिक ठंडी पड़ती है, शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ती है। और नर्मदा घाटी क्षेत्र में हमें ठंडी में राहत मिलती है, अर्थात ठंडी में सामान्य ठंडी पड़ती है, फिर भले गर्मी में बहुत तेज गर्मी पड़ जाए। तो ध्यान रखें, विषम जलवायु उत्तर का मैदान। मालवा में सम जलवायु पाई जाती है। विंध्यन और सतपुड़ा में विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं? वो इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि विंध्यन में गर्मी में सामान्य गर्मी थी कि ठंडी में सामान्य ठंडी थी, नर्मदा घाटी में गर्मी में सामान्य गर्मी थी कि ठंडी में सामान्य ठंडी थी। तो इसको आपको ध्यान रख लेना है कि जो विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर गर्मी साधारण पड़ती है, सामान्य गर्मी पड़ती है गर्मी की शीत ऋतु में, और ठंडी बढ़िया पड़ जाती है, अधिक ठंडी पड़ती है शीत ऋतु में। और नर्मदा घाटी क्षेत्र में क्या होता है? गर्मी अधिक पड़ जाती है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में, और शीत ऋतु में ठंडी सामान्य पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? नर्मदा घाटी क्षेत्र, आप पानी के कॉन्सेप्ट को समझ लें। पानी है, देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, और ठंडी एक्चुअल में हमें रात को अनुभव होती है। मैं आपके लिए नर्मदा घाटी क्षेत्र का कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता हूं, फिर आप विंध्याचल को उसका उल्टा कर देना। अब आप एक चीज जानते हैं, जो पानी होता है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। जो चट्टानें होती हैं जल्दी गर्म होती हैं, जल्दी ठंडी होती हैं। यदि आप किसी पत्थर को गर्म करेंगे
तो बहुत जल्दी गर्म लगने लगता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लेकिन अब पानी को गर्म करेंगे तो पानी को गर्म होने में थोड़ा समय लगता है। गैस पर रख के ही देख लें, आप प्रैक्टिकल कर लेना। और ठंडे होने में भी समय लगता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो जब भी ठंडी का मौसम होता है तो आपने एक चीज नोटिस की है, दिन में थोड़ी कम ठंडी लगती है, ज्यादा ज्यादा ठंडी रात के समय में लगती है। तो बैलेंस कैसे बन जाता है ठंडी का? जो पानी वाला क्षेत्र होगा वहां पर जब सनलाइट मिलती है तो पानी धीरे धीरे गर्म होते होते शाम तक पानी गर्म हो जाएगा। ठीक, जब पानी दिन भर में गर्म हुआ तो रात में एकदम से ठंडा तो होगा नहीं, क्योंकि पानी की प्रॉपर्टी है धीरे धीरे गर्म होना और धीरे धीरे ठंडा होना। तो रात को एकदम से ठंडा नहीं होगा, तो आसपास के वातावरण में थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर रहेगा। और इसका अपोजिट आपके लिए गर्मी में भी तो सेम फिनोमेना होना है, पानी को बढ़िया गर्म हो जाना गर्मी की चिलचिलाती गर्मी में, धूप में, कड़क धूप में, और रात भर पर उसको थोड़ा थोड़ा गर्म रहना है, तो गर्मी ज्यादा रहती है। तो इस पानी वाले कॉन्सेप्ट से आप नर्मदा घाटी क्षेत्र को समझें और फिर विंध्याचल को उसका उल्टा कर दें। वहां का अलग कॉन्सेप्ट है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गैदर करना हमारा उद्देश्य है। यदि आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि जो तरीका मैंने आपको अभी बताया, पानी के माध्यम से एग्जाम्पल दिया, क्या आप ऐसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आगे भी चीजों को समझना चाहते हैं? तो मैं आपको फिर समझाता रहूंगा और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता रहूंगा। ठीक, अब विस्तार से बात कर लेते हैं एक एक क्षेत्र की। जैसे उत्तर का मैदान, तो दोस्तों समुद्र से दूर स्थित होने के कारण उत्तर के मैदानी क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, जिस कारण यहां ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में ज्यादा ठंडी होती है। क्लियर है? और उत्तरी मैदानी क्षेत्र में क्या आएगा? शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना, ये सारे शहर आते हैं। आपने मैप में देखा है, तो इनकी तो चर्चा करने का औचित्य ही नहीं बैठता। आपसे जब से चिल्ला चिल्ला कर मैं शुरुआती और वीडियो से बोल रहा हूँ कि आपको मैप अच्छे से देखना है, आपकी आधा काम पैसे हो जाना है, स्पेशली ज्योग्राफिकल जो चीजें हमें पढ़नी है उनके लिए। फिर बात करते हैं मालवा के पठार की। भाई सम जलवायु होने के कारण मालवा क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। चीनी यात्री फाहयान बोल गए थे भाई कि मालवाई की जलवायु विश्व की श्रेष्ठ जलवायु है। और क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? तो इंदौर, देवास, उज्जैन, सीहोर, रतलाम आदि इस क्षेत्र में शामिल होते हैं। और दोस्तों आदर्श जलवायु के कारण मालवा मध्य प्रदेश का सबसे अधिक विकसित क्षेत्र है। मैंने आपसे कहा भी था कि बहुत ज्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की, बढ़िया बढ़िया चीजें, फैक्ट्री वैक्ट्री सब वहां क्यों लग रही है? जलवायु आदर्श है, और भी दूसरे कारण भी होते हैं उस चीज के। ठीक है, फिर बात करते हैं विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र की। तो दोस्तों विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। दोस्तों पचमढ़ी एवं अमरकंटक इसी पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं, हम सभी जानते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं नर्मदा घाटी क्षेत्र की। तो कर्क रेखा के समीप स्थित होने के कारण नर्मदा घाटी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी किंतु शीत ऋतु में सामान्य ठंडी रहती है। क्यों रहती है, इसकी चर्चा हमने विस्तार से कर ली। कर्क रेखा समीप मतलब धूप, सनलाइट, इसी की तो हमने चर्चा की है पानी के एग्जाम्पल से। अब चीजें क्लियर होंगी। दोस्तों होशंगाबाद, जबलपुर, हरदा, नरसिंहपुर, खंडवा इस क्षेत्र के प्रमुख शहर हैं, ये भी आप समझते हैं। अब बात करनी है मध्य प्रदेश में वर्षा की, तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्षा जो होती है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से प्राप्त होती है, पहली चीज है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ अरब सागर से, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून वहां से, बंगाल की खाड़ी से भी प्राप्त होती है। दोस्तों मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा होती है और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भाग मतलब इस वाले रीजन में मध्य प्रदेश की वर्षा कम क्यों होती है? भाई हवाओं को रोकने पहाड़ी भी तो चाहिए है। ठीक है, और दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर कम होती जाती है। दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम मतलब इस साइड से जब आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे आगे तो वर्षा में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले 3 जिलों में बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला शामिल है और औसत वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना है कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? गोहद है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? भिंड है। अलग अलग परिप्रेक्ष्य में सेम प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? गोहद है, जिला भिंड में आता है। इसी प्रकार से सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पचमढ़ी, होशंगाबाद है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है? बालाघाट है। न्यूनतम औसत वर्षा वाला जिला भिंड है। याद रखना है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है और सबसे ज्यादा औसत वर्षा वाला जिला, स्थान और जिला, दोस्तों जिला कौन सा है? बालाघाट है, ना कि होशंगाबाद। ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको बार बार चीजों को बता रहा हूं।
समताप रेखा, जिसे कहते हैं आइसोथर्मल लाइन। 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा दोस्तों राज्य को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में विभाजित करती है शीत ऋतु में। ध्यान रखना है, 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा। और समवर्षा रेखा की बात करें, आइसो हाइट लाइन की बात करें, तो दोस्तों 60 सेंटीमीटर की आइसो हाइट रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित करती है। जो समताप रेखा है उसको आप डिग्री सेल्सियस में देखेंगे और जो समवर्षा रेखा है उसको आप सेंटीमीटर के हिसाब से देखेंगे। और दोस्तों जो समवर्षा रेखा है, मान लो हमारा ये मध्य प्रदेश है, ठीक, एक बार इसको बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। मान लीजिए ये मध्य प्रदेश है, तो जो समताप रेखा है वह मध्य प्रदेश को इस प्रकार से नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करेगी। कौन सी रेखा? समताप रेखा। और जो समवर्षा रेखा है वह सेंटीमीटर के हिसाब से मध्य प्रदेश को पूरब और पश्चिम में विभाजित करेगी। उल्टा लिखा मैंने, ये पश्चिम है और ये पूरब है, इसमें विभाजित करेगी। तो यहां कंफ्यूजन नहीं होना आपको। समवर्षा रेखा कितनी है? 60 सेंटीमीटर। और समताप रेखा कितनी है? 21 डिग्री सेल्सियस। आपको ध्यान रखना है, चीजों को समझने का प्रयास करना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे फैक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। बात करेंगे वर्षा की परिवर्तनशीलता की। तो दोस्तों औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना परिवर्तनशीलता कहलाता है। जो ऐसी औसत वर्षा है 112 सेंटीमीटर, अब इससे कम हो जाए या ज्यादा हो जाए उसी को तो हम परिवर्तन बोलेंगे ना, और इसको हमने कह दिया परिवर्तनशीलता। कौन सी नई बात है? राज्य की औसत परिवर्तनशीलता कितनी है? 19.5 है। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर दोस्तों वर्षा की परिवर्तनशीलता राज्य के दक्षिण से पूर्व, क्या बोला जा रहा है? वर्षा की परिवर्तनशीलता राज्य में दक्षिण पूर्व से, मतलब इस साइड से उत्तर पश्चिम, इस साइड जाने पर बढ़ती जाती है वर्षा की परिवर्तनीयता। यहां ज्यादा वर्षा होती है, इस साइड कम वर्षा होती है। क्लियर? फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहां परिवर्तनशीलता कम है। राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कम वर्षा होती है, फलस्वरूप अधिक परिवर्तनशीलता पाई जाती है। यही सब तो चर्चा हम करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं कट्टीवाड़ा, पचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र में वर्षा की। तो दोस्तों अरब सागर शाखा से होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती चली जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत की चोटियां अधिक ऊंची हैं, अतः पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा हो जाती है। ये तो हम सभी समझते हैं। वर्षा ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के कारण ज्यादा हो जाती है, वहां पर हवाओं को रोककर वर्षा करा दी जाती है। तो दक्षिण भारत की चोटियां बहुत ज्यादा हैं, उत्तर भारत में वैसा देखने को मिलता नहीं है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जब आप जाओगे तो वर्षा में कमी होती दिखेगी आपको, ठीक है। इसके बाद कुछ हवाएं ताप्ती नर्मदा घाटी गैप से आकर कट्टीवाड़ा, अमरकंटक और पचमढ़ी क्षेत्रों में वर्षा कराती हैं। फिर भी यहां बहुत ज्यादा वर्षा क्यों हो जाती है अमरकंटक, पचमढ़ी, कट्टीवाड़ा में? क्योंकि हमने देखा है विंध्याचल है, फिर नर्मदा है, फिर सतपुड़ा है, फिर ताप्ती है। तो जो ये गैप हैं, इन गैपों से हवा अंदर चली जाती है और सीधे जो पचमढ़ी की ऊंची पहाड़ी है, ये अमरकंटक है, कट्टीवाड़ा है, यहाँ पर वर्षा करा देती है। आपको इस प्रकार से चीजों को समझना है, और कभी मेंस लिखेंगे ना डायग्राम भी बना देने हैं, आपको फायदा मिलेगा इस चीज का। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश मौसम कैलेंडर की। तो जनवरी में दोस्तों न्यूनतम तापमान होता है, फरवरी में शीत ऋतु की समाप्ति होती है, मार्च में तापांतर सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों तापमान की बात नहीं चल रही कि सबसे ज्यादा तापमान, सबसे ज्यादा तापमान तो दोस्तों आपके लिए मई में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा तापांतर मार्च में होता है, ठीक। अप्रैल में दोस्तों लू और प्री मानसून, मई में सर्वाधिक ताप होता है और लू चलती है। फिर दोस्तों ग्रीष्मकालीन मानसून जून, जुलाई, अगस्त। सितंबर में ग्रीष्मकालीन मानसून द्वितीय गर्मी बोल सकते हैं, अक्टूबर को भी द्वितीय गर्मी। नवंबर और दिसंबर में दोस्तों मावट, आपको हल्की वर्षा देखने को मिलती है। आपको समझना क्या है, सबसे कम तापमान होता है कब? जनवरी में। तापांतर सबसे ज्यादा कहां होता है, कब होता है? मार्च में। सबसे ज्यादा तापमान या टेम्परेचर कब होता है? मई में। इतना आपको ध्यान रख लेना है। फिर बात करते हैं तापमान की, कहां? मध्य प्रदेश में, क्योंकि उसके परिप्रेक्ष्य में ही चीजों को हम देख रहे हैं। तो देखिए वार्षिक औसत तापमान कितना है? 21 डिग्री सेल्सियस है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है, न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है, सर्वाधिक तापांतर मार्च में होता है। क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे ज्यादा तापमान मई में, सबसे कम तापमान जनवरी में, सबसे अधिक तापांतर मार्च में, औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड।
सर्वाधिक औसत तापमान वाला स्थान गंजबासौदा 1995 के हिसाब से 48.9 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर खजुराहो 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड 2008-18 में मापा गया खजुराहो का। तो गंजबासौदा और खजुराहो दोनों आप याद रखें। फिर न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? जिला शिवपुरी है। मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला कहां पर है? इंदौर में है। फिर दोस्तों सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय गर्मी कहते हैं, और मध्य प्रदेश में वार्षिक तापांतर उत्तरी क्षेत्र में अधिक रहता है दोस्तों। हमने देख ही लिया है ना भाई, वार्षिक तापांतर कहां? वर्षा वाला सेक्टर, वो वर्षा की परिवर्तनीयता थी। यहां पर तापांतर अधिक क्यों होगा? अब यहां भी कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। उत्तरी क्षेत्र में तापांतर सबसे ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है उत्तरी क्षेत्र की जलवायु में गर्मी के समय में क्या होता है? अधिक गर्मी हो गई, और सर्दी या शीत ऋतु में क्या होगा? अधिक ठंडी होगी। अब आपको समझना है, अधिक गर्मी होगी मतलब टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, अधिक ठंडी होगी मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। बाकी जगह पर क्या होता है? मान लो अधिक गर्मी हुई तो 42 डिग्री रह गया, ठंडी भी हुई, जैसे मालवा की बात करें अपन, मालवा में मान लो गर्मी पड़ी, टेम्परेचर कितना हो गया? 42 डिग्री हो गया। ठंडी पड़ी, टेम्परेचर कितना हो गया? 15 डिग्री हो गया। समशीतोष्ण माहौल है। अब मान लो हम ऐसे क्षेत्र की बात करें जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे कि नर्मदा घाटी क्षेत्र, तो गर्मी हो गई, टेम्परेचर 45 डिग्री हो गया, लेकिन ठंडी साधारण पड़ रही है तो 15 डिग्री हो पाया। इसी प्रकार से विंध्याचल में ठंडी ज्यादा है, 10 डिग्री टेम्परेचर। मैं आपको हाइपोथेटिकल या काल्पनिक एग्जाम्पल दे रहा हूं। टेम्परेचर कितना हो गया? 10 डिग्री हो गया, गर्मी साधारण है तो टेम्परेचर 42 डिग्री हो गया। अब इनको आप मेजर करें, तापमान का अंतर या तापांतर कहाँ ज्यादा है, तो आपको उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़नी है और बहुत कम और बहुत ज्यादा ठंडी भी पड़नी है। जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब ज्यादा ठंडी पड़ेगी तो तापमान बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा और बहुत कम के बीच का अंतर सबसे ज्यादा होगा दोस्तों। आप यहाँ माइनस करके देखेंगे ना जब तापांतर को, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आ रहा है। इसी प्रकार से मालवा की बात करें तो मालवा में आपके लिए कितना अंतर देखने को मिलेगा? 37 डिग्री का। ये हाइपोथेटिकल है समझाने के हिसाब से। आप नर्मदा घाटी क्षेत्र में देखेंगे तो आपके लिए कितना अंतर? 30 डिग्री का, और यहां पर देखेंगे विंध्य में तो वहां भी 30 डिग्री का। कहने का मतलब है कि जहां बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी होगी तो एकदम ज्यादा और एकदम कम के बीच का अंतर ही तो सबसे ज्यादा होना है। वो वही यहां पर लिखा हुआ है कि जो वार्षिक तापांतर है सबसे ज्यादा उत्तरी क्षेत्र में होता है। भाई विषम जलवायु पाई जाती है, ज्यादा गर्मी भी पड़नी है, ज्यादा ठंडी भी पड़नी है, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर का अंतर ज्यादा हो जाना है। बस यही चीज समझाने का प्रयत्न था। चीजें समझ में आई हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है दोस्तों, बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आगे भी प्रयास करता रहूं। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। समझ रहे हैं बात को? जब साउथ से नॉर्थ आप जाएंगे गर्मी के समय में तो टेम्परेचर है आपको बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, प्रतीत क्या होगा समझ ही आ जाएगा, जाके देख लेना। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश की ऋतुओं की बात करें तो 3 ऋतु तो होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षाकालीन और शीतकालीन। अब ग्रीष्मकालीन को हम ऊनाला कहते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मी के समय में, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, जो भैंस और ये कुत्ते वगैरह होते हैं तो ये नाले में लौटते रहते हैं क्योंकि उन्हें गर्मी लगती है। तो ऊनाला याद कर लो आप, नाला आना चाहिए ग्रीष्मकालीन, तभी तो लौटेंगे जाके गर्मी पड़ेगी तो। ठीक, तो ऊनाला ग्रीष्मकालीन को बोलते हैं। और शीत ऋतु को हम चौमासा कहते हैं। चौमासा धार्मिक साधु लोग, जैन मुनि लोग चौमासा करते हैं। वर्षाकालीन 4 महीने का जो समय होता है उसे हम कहते हैं चौमासा। और शीत ऋतु को हम कहते हैं सियाला। सियाल को आप शॉल से याद कर लें। ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु में ठंडी ज्यादा लगती है तो हम शॉल का उपयोग करते हैं, तो शॉल को इन्होंने सियाल बोल दिया। इस प्रकार से देखेंगे तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी इनमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि, तो ग्रीष्मकालीन को हम कहते हैं, इस ऋतु को ऊनाला के नाम से जानते हैं प्रदेश में। वर्षाकालीन को चौमासा कहते हैं, शीतकालीन को सियाला कहते हैं। अब प्रारंभ देख लो आप। ग्रीष्मकालीन 16 फरवरी से शुरू होती है, 15 जून तक चलती है। वर्षाकालीन 16 जून से शुरू होती है, 15 अक्टूबर तक चलती है। शीतकालीन 16 अक्टूबर से शुरू होती है, 15 फरवरी तक चलती है। तो आपको कैसे याद रखना है? 15 फरवरी, फिर 4 महीने, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून। 16 फरवरी से 15 जून, फिर 16 जून से 15 अक्टूबर, फिर 16 अक्टूबर से 15 फरवरी। इस प्रकार से 4-4 महीने के स्लॉट में आपको ग्रीष्म, वर्षा और शीतकाल को बांट कर देखना है। दोस्तों जो ग्रीष्म
कालीन है उसमें प्री मानसून अप्रैल मई में देखने को मिलता है। वर्षाकालीन में दोस्तों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से हमें वर्षा प्राप्त होती है। और दोस्तों जो शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु में हल्की वर्षा को मावठ कहते हैं। इतना आपको ध्यान रख लेना है, ठीक। फिर दोस्तों ग्रीष्म काल में एक चीज और देखते हैं, लू मई माह में चलने वाली गर्म हवा है, याद रख लेना। और फिर हम बात कर लेते हैं शीत ऋतु में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आपको दिसंबर जनवरी माह में उत्तरी मैदानों में देखने को मिलता है। दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ का कॉन्सेप्ट मैं आपको विस्तार से समझाता जब हम ज्योग्राफी की क्लास में डिस्कशन कर रहे होते। बस ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिसंबर जनवरी में देखने को मिलता है और उत्तरी मैदानी भागों में देखने को मिलता है। स्पेशली हमारे यहां भी थोड़ी बहुत वर्षा कई बार देखने को मिल जाती है। अब चर्चा कर लेते हैं भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में ऋतुओं के बारे में। तो कितनी होती हैं? मध्य प्रदेश में 6 ऋतुएं होती हैं भारतीय परंपरा के अनुसार। कौन कौन सी? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। हम देख लेते हैं किन किन महीनों में शामिल होती हैं जो अंग्रेजी माह हमारे होते हैं उनमें। तो बसंत दोस्तों मार्च अप्रैल, ग्रीष्म मई जून, वर्षा जुलाई अगस्त, शरद सितंबर अक्टूबर, हेमंत नवंबर दिसंबर, शिशिर जनवरी फरवरी। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है, बसंत से शुरुआत करनी है और मार्च अप्रैल से शुरुआत करनी है और दो दो महीने अलॉट करते हुए शिशिर तक जाना है, जनवरी फरवरी तक जाना है, क्योंकि फरवरी के बाद फिर से मार्च अप्रैल और बसंत ऋतु का शुरुआत होना है। तो बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, इस प्रकार से क्रम में आप ध्यान रख लेंगे। अब चर्चा करते हैं पश्चिमी विक्षोभों की। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या होता है। दोस्तों ग्रीष्म काल में मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी मैदानी भागों में होने वाली हल्की वर्षा को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। किस काल में? शीतकाल में। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग है, कौन कौन से जिले उसमें आएंगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो शीतकाल में मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी मैदानी भागों में होने वाली जो हल्की वर्षा है उसे हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। और दोस्तों जो यह हल्की वर्षा होती है वह रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। रबी की फसल के लिए ही लाभदायक होगी क्योंकि इस समय वही फसल उगाई जाती है, ठीक, जैसे कि गेहूं, सरसों, चना आदि। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में मानसून की। तो दोस्तों दो मानसूनों की बात करनी है, शीतकालीन मानसून और ग्रीष्मकालीन मानसून। तो सबसे पहले देखेंगे हम मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में हल्की बारिश का होना शीतकालीन मानसून कहलाता है। नवंबर दिसंबर में जो हल्की बारिश होती है उसे शीतकालीन मानसून के अंतर्गत हम कंसीडर करते हैं। कई बार आपको ओले देखने को भी मिलते हैं, ठीक है। और जो शीतकालीन मानसून होता है रबी की फसलों के लिए लाभदायक है। रबी में कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूं, चना, सरसों, मटर और भी आती हैं। 2-3 के नाम आप भी अपनी साइड से कमेंट सेक्शन में लिख दें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, बहुत हर्ष होगा। फिर मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मानसून की बात करें तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि मध्य प्रदेश में जून जुलाई में बारिश का होना ग्रीष्मकालीन मानसून कहलाता है। और दोस्तों यह मानसून खरीफ की फसलों के लिए लाभदायक होगा। चावल, सोयाबीन, मक्का के अलावा 2-4 खरीफ की फसलों के और नाम आपकी साइड से कमेंट सेक्शन में प्रेषित हो जाते तो बहुत ज्यादा हर्ष महसूस होता। ऐसा आप करते चले जो मैं आपसे कहता जाता हूं। फिर बुंदेलखंड सूखाग्रस्त क्षेत्र की चर्चा भी हम कर लेते हैं। दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा की पवनें, किस मानसून की? दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, जब उसकी पवनें कोलकाता से उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती हैं तब फेरल के नियम के अनुसार कोरियोलिस बल के कारण ये पवनें अपनी मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, यानी हिमालय की शिवालिक श्रेणियों की तरफ अच्छी खासी वर्षा कराती हैं। इस कारण होता क्या है,
प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा रह जाता है। क्यों? कि जो पवनें आती हैं उसमें फेरल का नियम और कोरियोलिस बल लग जाता है। इससे जो पवनें हैं इस प्रकार से जब आ रही होती हैं तो यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी क्षेत्र है वहां पर इनको वर्षा करानी चाहिए, लेकिन कोरियोलिस बल फेरल के नियम के कारण ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है और ऊपर बना रहता है हिमालय पर्वत स्थित है, तो दाहिनी ओर मुड़कर जो हिमालय का शिवालिक रीजन है ये वहां पर बढ़िया वर्षा करा देती है और हमारा जो बुंदेलखंड रीजन है वो सूखा रह जाता है। दोस्तों हमारा तुम्हारा कुछ नहीं होता, हिमालय भी हमारा है, बस ये कहना चाहिए कि बुंदेलखंड रीजन सूखा रह जाता है क्योंकि सारा भारत देश ही हमारा है। ठीक है, इसी कारण से दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत, ये चर्चा हमने कर ली है कि प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी भाग उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में फैला बुंदेलखंड सूखा रह जाता है। फिर बारी आती है एग्जाम हेल्प की। सबसे पहले देखेंगे जंतर मंतर वेधशाला। निर्माण किसने कराया था भाई? जयपुर के महाराजा थे, नाम था सवाई राजा जयसिंह। इन्होंने कब? 1719 में। कहा निर्माण करवाया था? उज्जैन में। किस चीज का निर्माण करवाया था? तो जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था। दोस्तों जब वे दिल्ली के राजा मोहम्मद शाह के शासनकाल में मालवा के राज्यपाल के रूप में उज्जैन में थे, इस समय कब? 1719 में इन्होंने कराया था उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण। किसने? सवाई राजा जयसिंह ने। जयपुर के महाराजा थे। इतना आपको याद कर लेना है। अब दोस्तों जितनी भी चर्चा अब तक इस वीडियो में हमने की है उसको आपको इस मैप के माध्यम से समझना है। आप आसानी से खुद से ही समझ जाएंगे, मेरे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले आप यहाँ पर ये डायरेक्शन देखें, मैंने कितनी बार डायरेक्शन बनाई है पूरे वीडियो में और यहाँ पर आपको दिख भी गई। दोस्तों जो पेजेस मेरे सामने आते हैं पीडीएफ के दरमियान उतना ध्यान नहीं जाता, जब पीडीएफ बना रहा होता हूँ अब सारी चीजें स्पॉन्टेनियसली त्वरित रूप से एकाएक मेरे सामने आती हैं, पहले से कुछ पता नहीं होता, प्री प्लान नहीं होती चीजें। ठीक, क्योंकि समय अभाव रहता है तो उतनी तैयारी नहीं कर पाते क्लास के लिए, सीधा मैं आपको पढ़ाने लग जाता हूँ। और कोई समस्या होती तो फिर तैयारी करते, उसके बाद चीजों को एक्सप्लेन करते, लेकिन फिर उसमें समय ज्यादा जाता। पहले तैयारी करते, फिर वीडियो को प्रिपेयर करने के बाद आपके सामने आता। अभी ऐसे आ जाता हूँ, तो ये चीज भी मेरे सामने भी अभी पहली बार ही आ रही है। तो देख लेते हैं क्या दर्शाया गया है। वही चीजें मैंने हल्का हल्का अनुमान लगाया कि जो चीजें पढ़ी हुई हैं वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। जैसे निम्न वर्षा का क्षेत्र हम सभी जानते हैं, औसत वर्षा से कम वर्षा वाला क्षेत्र, औसत वर्षा का क्षेत्र और औसत से अधिक वर्षा का क्षेत्र सबसे ज्यादा पचमढ़ी में होती है, न्यूनतम होती है गोहदभिंड में। ठीक है, तो वही चीजें लिखी हुई हैं। और जैसा हमने पढ़ा है पहले भी कि जब आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो वर्षा की जो मात्रा होगी कम होती जाएगी, और जब आप पूरब से पश्चिम जाएंगे तब भी जो वर्षा की मात्रा होगी वो कम होती जाएगी लगातार। कारण भी अब हम जान चुके हैं तो चिंता नहीं करना। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट देके पूछ लेता है, एक गलत होगा 3 सही होंगे, या 3 गलत होंगे 1 सही होगा, तब हमें पहचानना होता है। तो क्या क्या मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करता है? तो सबसे पहले भू आवेष्टित होना, चूंकि मध्य प्रदेश चारों ओर से भूमि से घिरा है इस कारण तापांतर अधिक पाया जाता है। तापांतर क्यों अधिक पाया जाता है? मान लीजिए ये एमपी है और एमपी के चारों तरफ दूसरे राज्य हैं, तो हमने देखा है कि जो जमीन होती है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। ठीक, तो ठंडी के समय में एकदम ठंडी भी जल्दी होनी है और जब गर्मी आनी है तो एकदम गर्म भी जल्दी होनी है। लेकिन जब कोई एरिया समुद्र के नजदीक होगा तो वहां पर यह स्थिति देखने को नहीं मिलती, ठंडी भी आ गई और समुद्र का पानी देर से गर्म होना है हम सभी जानते हैं, और देर से ही ठंडा होगा। फिर वो दिन भर की धूप से पानी हल्का हल्का गर्म हो गया और रात में धीरे धीरे ठंडा होगा, सुबह फिर हो जानी है। तो जो उसके किनारे का क्षेत्र होगा वहां पर रात को एकदम से ठंडी नहीं पड़ पाएगी। ये क्वेश्चन या ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं समझे तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको अलग से वीडियो में समझा दूंगा। इसी कारण भू आवेष्टित जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ज्यादा तापांतर पाया जाता है। अधिक तापमान की बात नहीं चल रही है, तापांतर की बात चल रही है। एकदम से बहुत गर्म हो गई चीजें
गर्मी के समय में बहुत तेज गर्मी देखने को मिल जाएगी आपके लिए, ठंडी के समय में एकदम ठंडी देखने को मिल जाएगी। तो जो अधिक टेम्परेचर है और जो न्यूनतम टेम्परेचर है उसके अंतर की बात चल रही है दोस्तों। अधिक तापमान नहीं बोला यहाँ पर, अधिक तापांतर की बात चल रही है। उसी ही लिहाज से मैंने आपके लिए वो कॉन्सेप्ट समझाया कि एकदम ठंडी भी देखने को मिल जाती है और एकदम गर्मी भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा से मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने के कारण अधिक गर्मी होती है। तो ये मध्य प्रदेश है मान लीजिए। अब कर्क रेखा बीच से गुजर रही है, ये काल्पनिक लाइन है, तो इसके गुजरने से नहीं, जो कर्क रेखा का रीजन है, रीजन के आधार पर हमने डिफाइन किया कि हम इसको कर्क रेखा नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहां सनलाइट ज्यादा पड़ती है दोस्तों। ITCZ आपने सुना होगा, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन या रीजन, भूमध्य सागरीय अभिसरण क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि जो जब ऊपर की ओर खिसकता है ITCZ, है ना, जब ITCZ ऊपर की ओर खिसकता है तो धूप की किरणें उत्तर की ओर ज्यादा आने लगती हैं, सनलाइट, तो इस कारण से फिर यहां पर गर्मी ज्यादा हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखना है। समुद्र से दूरी अधिक होने से ताप अधिक होता है, यह भी आपको समझना है। पर्वतों की स्थिति, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के कारण वर्षा का अधिक होना। भूमध्य रेखा से दूरी, मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। पठार की बात करें तो पठार एवं उच्चावच की अधिकता के कारण सम जलवायु बनती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, पठार और उच्चावच में भी वही वाला कॉन्सेप्ट काम करता है, घाटी एंड ऑल। आपने सुना होगा ज्योग्राफी में, यदि सुना है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अब बात करते हैं मौसम संबंधी अन्य शब्दावली एवं तथ्य की। सबसे पहले 21 जून दोस्तों क्या होता है, कर्क रेखा पर सूर्य सीधे चमकता है, इससे उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक सूर्य किरणें प्राप्त हो जाती हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जिस कारण से उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक सूर्य किरणें प्राप्त होती हैं, क्योंकि कर्क रेखा उत्तर में स्थित है। ठीक है, आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, पहले आप जान लीजिए। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके अलावा दोस्तों 21 मार्च को और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम छोटा सा बना देता हूं और इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है ताकि चीजें आपको एकदम क्लियर हो। मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहां पर है कर्क रेखा, यह है भूमध्य रेखा और यह है मकर रेखा। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो सूर्य है, एक साल जो होता है 365 दिन का होता है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कर्क रेखा और मकर रेखा पर जब सूर्य चमकेगा लंबवत, दोनों में 6 महीने का अंतर होगा। इसी प्रकार से जब भूमध्य रेखा पर 2 बार लंबवत चमकता है, क्यों चमकता है इसकी चर्चा भी हमें करनी है। 21 मार्च और 23 सितंबर को, इनमें भी 6 माह का अंतर है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यह ध्यान रखें कि जो सूर्य है 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रहा है। और दोस्तों जो सूर्य की किरणें हैं, जिसे हम ITCZ, आप अभी शॉर्ट में ही समझें, ITCZ मान लें उनको, तो सूर्य की किरणें 21 मार्च के बाद उत्तर की ओर खिसकना चालू होती है। तो दोस्तों जब सूर्य की किरणें उत्तर की ओर खिसकना चालू होंगी तो 3 महीने के आसपास का समय लगता है जब वे कर्क रेखा पर लंबवत होती है और 21 जून आ जाता है। और इसी प्रकार से दोस्तों जब सूर्य की किरणें वापस भूमध्य रेखा की ओर जाएंगी तो उनको वापस आने में भी लगभग 3 महीने का समय लगेगा और 23 सितंबर को फिर से वे किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत होंगी और जो अब सनलाइट है वो दक्षिण की ओर, जो ITCZ है वो दक्षिण की ओर खिसकना चालू होगा। और फिर 23 सितंबर से लगभग 3 महीने बाद 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें हैं मकर रेखा पर लंबवत पड़ेंगी। और दोस्तों यह क्रम चलता रहता है। अब 22 दिसंबर पर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चली गई, फिर उसके 3 महीने बाद फिर से जो सूर्य की किरणें हैं भूमध्य रेखा पर लंबवत होंगी 21 मार्च, फिर वो जाएंगी कर्क रेखा पर 21 जून, फिर कर्क रेखा से फिर जाएंगी वो भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर,
फिर जाएंगी मकर रेखा पर 22 दिसंबर, और इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है। उम्मीद है आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आप ITCZ के बारे में विस्तार से समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों बता देना कि ये लंबवत किरणों वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, तभी तो मुझे पता लगेगा। और बताना कि आप इस प्रकार से चीजों को समझना चाहते हो, तो आगे भी मैं प्रयास जारी रखूंगा। अब बात करते हैं ताप लहर लू की। दोस्तों लू प्रायः ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म स्थानीय हवा है। वायु के संपर्क में आने से जब शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होने की संभावना हो तो ऐसी वायु को लू कहते हैं। कैसी वायु को लू कहते हैं? कि जब कोई एक व्यक्ति है वो वायु के संपर्क में आ जाए और संपर्क में आने से उसका जो टेम्परेचर है शरीर का 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होने की संभावना हो, तो हम कह देंगे कि भाई लू वाली हवा चल रही है या व्यक्ति को लू लग गई है। सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में चलती है, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म स्थानीय हवा है। फिर बात करते हैं एस चंद्रशेखर वैधशाला की। दोस्तों एस चंद्रशेखर वैधशाला इंदौर में राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र के समीप स्थित है, जिसे हम RR कैट भी कहते हैं। इसकी स्थापना किस सन में हुई थी? कमेंट सेक्शन में बता दें। फिर बात करते हैं दोस्तों विद्वानों के अनुसार मध्य प्रदेश में जलवायु का वर्गीकरण। तो दो प्रकार से देखेंगे। एक देखेंगे दोस्तों हम AR सुब्रमण्यम तथा T श्रीमन नारायण 1991 के अनुसार और थारनट-वेट के अनुसार। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं AR सुब्रमण्यम तथा T श्रीमन नारायण के अनुसार। इन्होंने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग हैं? अर्धशुष्क अथवा स्टेपी, दूसरा गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। तो सबसे पहले देखते हैं अर्धशुष्क अथवा स्टेपी। इसका विस्तार दोस्तों उत्तर पश्चिम में मंदसौर, नीमच एवं चंबल घाटी जिलों में है। फिर गर्म शीतोष्ण जलवायु की बात करें तो इसका विस्तार राज्य के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व तक है। फिर दोस्तों उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु की बात करें तो राज्य के सीमित दक्षिणी भाग पर पाई जाती है। दोस्तों नाम से ही आपको समझ में आएगा, अर्धशुष्क वही दोस्तों नॉर्थ और वेस्ट का जो मिला जुला क्षेत्र है उसमें गर्म शीतोष्ण जलवायु कहाँ पाई जाएगी और आर्द्र शुष्क जलवायु कहाँ पाई जाएगी। सारी चर्चा हमने की हुई है तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से दोस्तों नाम बस चेंज कर दिए, विशेषताएं वही रहने वाली हैं। थार्नवेट के अनुसार 3 प्रकार है: तर अल्प आर्द्र जलवायु, शुष्क अल्प आर्द्र जलवायु और अर्ध शुष्क अल्प आर्द्र जलवायु। भाग तीनों हैं, विशेषताएं वही हैं, बस नाम थोड़े से इधर उधर हो गए। फिर बात करते हैं गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य। कॉन्सेप्ट समझ गए? कब गोवा जाएंगे? जब पैसे होंगे। पैसे होंगे जब जॉब लगेगी। जॉब कब लगेगी? जब पढ़ाई करोगे। उल्टा भी कर देना है, पढ़ रहे हैं तो भाई सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन होना है तो पैसे आने हैं, पैसे आने हैं तो फिर बढ़िया गोवा जाना है, मनाली जाना है, थाईलैंड, मलेशिया, जहां जाना वहां घूमना है भाई। ठीक है, चलो चालू करते हैं गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य। राज्य के पूर्वी भाग में मानसून हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से आती हैं और राज्य के दक्षिण और ऊंचे भूभागों से टकराकर वर्षा कराती हैं। परिणाम स्वरूप बालाघाट में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। हमने देखा है कि साउथ से नॉर्थ जब हम मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वर्षा में कमी आती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। मैंने आपको ऊपर बताया था एरो, शायद मैंने ज्यादा वाला था, हाँ कम वाला ही एरो लगाया है। मैं उसको चेक करने वापस ऊपर चला गया था। ऐसा तो नहीं कि मैंने ऊपर बोला कम होती है और एरो ऊपर बना दिया हो, ऐसा नहीं किया। ठीक दोस्तों, वर्षा के वितरण में पर्वत मुख्य भूमिका निभाते हैं। पचमढ़ी एवं मैकाल पठार में इसी कारण अधिक वर्षा होती है। भाई ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पचमढ़ी बहुत ऊंचाई पर है, मैकाल के पठार में बढ़िया बढ़िया आप देखेंगे पर्वत मिलेंगे तो ये ठंडी हवा को रोककर वर्षा करा देते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर मार्च माह में सबसे अधिक होता है क्योंकि इस समय आकाश स्वच्छ और वायु में आर्द्रता बहुत कम होती है। और दोस्तों राज्य में 80 से 90% वर्षा या 80 से 90% से अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। शीतकाल जिसे कहते हैं अक्टूबर से फरवरी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और शीतकालीन बौछारों के द्वारा वर्षा होती है, जिसे राज्य में माहोट या मावट कहा जाता है। किन किन से होती है भैया ग्रीष्मकाल में वर्षा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतकालीन बौछारों से होती है। सामान्यतः जनवरी माह में 21.1 सेंटीग्रेड की समताप रेखा मध्य प्रदेश को नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में विभाजित करती है। 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम कहते हैं समताप लाइन, आइसोथर्मल लाइन,
यह होती है 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड की, जो मध्य प्रदेश को नॉर्थ और साउथ में विभाजित करती है। फिर दोस्तों बात आती है शीत ऋतु में रात्रि का तापमान गिरने से ऊंचे पठारी एवं पहाड़ी भागों में पाला या कोहरा पड़ता है। ठीक है। फिर दोस्तों ताप की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का अधिकांश भाग अतितापीय वर्ग में आता है। ध्यान रखना है, अतितापीय वर्ग में मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग आता है। फिर उच्चतम औसत वर्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी जिले बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी क्षेत्र शामिल है। कहाँ? उच्चतम औसत वर्षा, जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यही रीजन है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ठंडी हवा को रोक के वर्षा हो जाती है। फिर मध्य प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा सबसे अधिक वर्षा होती है। अब भी तो देखा हमने 80 से 90%। तो दोस्तों जुलाई माह में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है, तो पवनों की दिशा पश्चिम से और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर हो जाती है। कहां से? पश्चिम से और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर हो जाती है। क्यों? जुलाई माह में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, इस कारण से। इस चीज को भी आपको ध्यान रख लेना है। और इस प्रकार से दोस्तों हमने ये जलवायु वाला टॉपिक किया कंप्लीट। यदि कोई भी बात आपको समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको अलग से बता दिया जाएगा, या अगले वीडियो में उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगा, आपके एग्जाम में हेल्प हुई, तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दें यार, आप लोग शेयर भी कर दें। मैं देखता हूं कि मैं जैसे ही मैंने सीरीज को शुरू किया था बढ़िया रिस्पॉन्स आपका मिल रहा था, धीरे धीरे आपका रिस्पॉन्स कम होता जा रहा है। और आप मुझसे अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि मेरा उत्साह बढ़ता जाएगा? आपके रिस्पॉन्स के साथ, आपकी प्रतिक्रियाओं के साथ ही टीचर का मनोबल बढ़ता है, टीचर का इंटरेस्ट और ज्यादा आता है पढ़ाने में। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें। कैसे करना है भाई? वीडियो को लाइक कर देना है, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जितने वीडियोस हम बनाएं उनकी नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी आप तक हम उस पर साझा करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लगातार मेहनत करें, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।